हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज 30 जून 2026 आज की न्यूज़ के बारे में डिटेल से एनालिसिस करते हैं कि पहला न्यूज़ ये संपादकीय न्यूज़ है दोस्तों कि ऐसे राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है कि जनसत्ता से लिया गया है कि वेनेजुएला में भूकंप का सबक। वेनेजुएला में हाल में आई भूकंप से बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है और यह त्रासदी भारत समेत उन तमाम देशों के लिए एक सबक है जो भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील है। आई पढ़ते इस न्यूज़ के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों। इसको जीएस 3 और बहुत टॉपिक्स इसको इस न्यूज़ को जोड़ सकते हैं दोस्तों। आई पढ़ते इस न्यूज़ के बारे में कि वेनेजुएला में आई विनाशकारी भूकंप से बड़े पैमाने पर हुए जानमाल के नुकसान को भारत समेत दुनिया के अन्य संवेदनशील देशों के लिए एक गंभीर चेतावनी और सबक के रूप में देखा जाना चाहिए। कि मुख्य बिंदु जानते हैं कि सरकारी नियम बनाम जमीनी हकीकत। सरकारी कागजों में बहुमंजिला इमारतों के निर्माण के लिए भूकंप रोधी अर्थक्वेक रेजिस्टेंस तकनीकी के नियम को मौजूद हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इन्हें गंभीरता से लागू नहीं किया जाता है। निगरानी का निजी और सरकारी निर्माण कार्यों में सुरक्षा मानकों और भूकंप रोधी तकनीकों के इस्तेमाल की सही तरीके से निगरानी मॉनिटरिंग नहीं की जाती है, जो आपदा के समय बड़ी कार्रवाई का कारण बनती है। कि जिम्मेदारी और गंभीरता की कमी। लेख में हर स्तर पर जिम्मेदारी तय करने और सुरक्षा नियमों को लेकर गंभीर दिखाने पर जोर दिया गया है ताकि भविष्य में ऐसी आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। पुनर्वास की चुनौती। प्राकृतिक आपदा के बाद प्रभावित लोगों के जीवन को फिर से पटरी पर लाना, उनका सही पुनर्वास करना सबसे चुनौतियों में से एक है। अहम की दीवारें, ये भी संपादकीय न्यूज़ है, जनसत्ता से लिया गया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में, ऐसे राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है कि आई जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में कि मानवीय रिश्तों में बढ़ते अहंकार, अकेलेपन और संयुक्त परिवार के बदले स्वरूप पर केंद्रित है। कि लेखिका सुप्रिया सारथी ने आधुनिक युग में तकनीकी प्रगति के साथ साथ रिश्तों में आ रही दूरियों को गहराई से रेखांकित किया है। कि अहंकार और रिश्तों में बिखराव, भीतरी अकेलापन। आज के इंसान बाहर से दुनिया से जुड़ा हुआ है, लेकिन अंदर से बेहद अकेला और खोखला हो चुका है। मैं का हावी होना, रिश्तों में हम की जगह सिर्फ मैं की भावना ने ले ली है, जिससे दूरियां और विश्वास बढ़ रहा है और सहनशीलता की कमी। लोग दूसरों के विचारों और भावनाओं के समझने के बजाय केवल अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं। संयुक्त परिवारों का बदला स्वरूप सामूहिकता का अभाव। पुराने समय में संयुक्त परिवार में जो सहनशीलता और सामूहिकता थी वह अब कम हो रही है। अधिकार बनाम कर्तव्य। आज लोग केवल अपने अधिकारों की मांग करते हैं और कर्तव्य की अपेक्षा करते हैं, जिससे रिश्ते लंबे समय तक नहीं टिक पाते। तुलना और व्यवहार। आधुनिक दौर में रिश्तों की भावना के बजाय हानि, लाभ या आर्थिक दृष्टि से तोड़ा जाने लगा है। समाधान और सीख। परिपक्वता की पहचान झुकना कमजोरी नहीं बल्कि परिपक्वता और संवेदनशील की निशानी है। संवाद और स्वकीयता। रिश्तों को बचाने के लिए कर्मियों के साथ एक दूसरे को स्वीकार करना और खुलकर संवाद करना जरूरी है। भ्रष्टाचार की रोग। आई जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में दोस्तों। भ्रष्टाचार हमारे देश में, पूरे देश में भ्रष्टाचार के रोग फैले हुए हैं। इस न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आई जानते हैं कि इसके बारे में और इसके बारे में डिटेल से एनालिसिस पढ़ते हैं कि दिल्ली सरकार के अस्पताल में दवाओं और चिकित्सा उपकरणों को खरीद में हुए भ्रष्टाचार घोटाले को केंद्रित किया है। कि ये भी संपादकीय न्यूज़ है दोस्तों। घोटाले का खुलासा। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग में दवाओं और सर्जिकल उपकरणों को खरीद में करीब 600 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। भ्रष्टाचार विरोध ब्यूरो एसीबी ने इस मामले में दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के 2 पूर्व अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। कि अधिकारियों की मिलीभगत केंद्रीय खरीद एजेंसी सीपीए की जगह चिकित्सा उपकरणों की खरीद और बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता की गई है। अधिकारियों ने दवा और उपकरणों की खरीद को निजी कमाई और भ्रष्टाचार का जरिया बनाया है। आम जनता पर असर। सरकारी अस्पतालों का मुख्य रूप से समाज का वह गरीब वर्ग निर्भर रहता है जो महंगे निजी अस्पतालों को खर्च नहीं उठा सकता है। इस भ्रष्टाचार के कारण अस्पतालों में चिकित्सा सामग्री की कमी हो जाती है और जिससे मरीजों को दवाइयां और उपकरणों से बाहर महंगे दामों को खरीदने पड़ते हैं। प्रणाली का सवाल। लेख में सवाल उठाया गया है कि निगरानी रखने वाले भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियां इतने समय तक क्या रही थी। देश की राजधानी होने के नाते दिल्ली में ज्यादा पारदर्शिता व्यवस्था की उम्मीद की जाती है, लेकिन इसके बावजूद स्वास्थ्य जैसी संवेदनशील विभाग में ऐसी घोटाला का होना बेहद चिंताजनक है। समझौते पर संकट। ये भी संपादकीय न्यूज़ दोस्तों, जनसत्ता से लिया गया इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको जैसे बहुत टॉपिक्स इसको जोड़ सकते हो। आई जानते हैं इसके बारे में। समझौते के संकट। अमेरिका ईरान के बीच बढ़ते तनाव और उसके कारण एक प्रारंभिक शांति समझौते पर मंडराते खतरे का विश्लेषण किया गया है। कि प्रारंभिक समझौता उम्मीदें पश्चिमी एशिया में युद्ध समाप्त करने के लिए शुरुआती समझौता हुआ था। इससे उम्मीद लगी थी कि क्षेत्र में अस्थायी शांति आ जाएगी, वैश्विक ऊर्जा संकट, तेल संकट में राहत मिलेगी, तनाव में बढ़ोतरी। अमेरिका और ईरान के तल्ख रवैये के कारण समझौते पर संकट आ गया है। हमले और जवाबी कार्रवाई। अमेरिका के हवाई हमलों के जवाब ईरान के बहरीन और कुवैत में कई स्थानों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए हैं। वार्ता का खतरा। अमेरिका का कहना है कि इन घटनाओं से द्विपक्षीय बातचीत पर असर नहीं पड़ेगा। हालांकि ईरान ने साफ चेतावनी दी कि अगर इसके क्षेत्र में हमले जारी रहे तो शांति वार्ता पूरी तरह रोकी जा सकती है। गंभीरता पर सवाल। लेख में सवाल उठाया गया है कि क्या दोनों देश इस समझौते के लेकर वाकई गंभीर है। एक तरफ शांति वार्ता, दूसरी तरफ हमले, दोनों साथ नहीं चल सकते हैं। नया मोर्चा और होर्मुज जलमार्ग। अमेरिकी नौसेना की निगरानी में काम करने वाले एक बहुराष्ट्रीय समुद्री संस्थान ने ओमान पास होर्मुज जलमार्ग के एक मार्ग की विस्तार करने की बात कही है। ईरान इस जलमार्ग पर अपना पूरा नियंत्रण रखना चाहता है, जिससे दोनों देशों के बीच टकराव का एक नया मोर्चा खुल सकता है। दोस्तों, यह द हिंदू से संपादकीय न्यूज़ ली गई है कि आज जानते द हिंदू की संपादकीय न्यूज़ 30 जून 2026 की द हिंदू की संपादकीय न्यूज़ है। खरीदार और खबरदार, बायर विवेयर शीर्षक से प्रकाशित किया गया है कि दवाओं की क्यूआर कोड आधारित निगरानी व्यवस्था, ट्रेसेबिलिटी फ्रेमवर्क और जन विश्वास अधिनियम 2026 जन विश्वास नियम नीतिगत बदलाव पर केंद्रित है। कि मुख्य बदलाव एवं सकारात्मक पहलू। नीतिगत सुधार। नया ढांचे, तकनीकी प्रक्रियात्मक कमियों, प्रोसीजर कंप्लायंस की कमी, गंभीर और सारभूत कमियों, सब्सटेंस कंप्लायंस की कमी के बीच स्पष्ट रूप से अंतर स्पष्ट करता है। सार्थक प्रवर्तन, मीनिंगफुल इन्फोर्समेंट। यह नियम यह सुनिश्चित करता है कि केवल कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद दवाओं के वास्तविक मानकों, क्वालिटी स्टैंडर्ड का कड़ाई से पालन करना वास्तविक मायने में परिवर्तन कहलाएगा। वैश्विक प्रतिष्ठा, ग्लोबल रेपुटेशन। यह तकनीकी निगरानी स्वास्थ्य वैश्विक स्तर पर भारत की फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड वाली छवि को मजबूत करने और भारतीय दवाओं की विश्वसनीयता को और बेहतर बनाने में यादगार साबित होगी। अतिरिक्त संपादकीय संदर्भ। एडिशनल एडिटोरियल कॉन्टेक्स्ट। की मूल संपादकीय 22 द हिंदू के अनुसार
इस प्रणाली को पूरी तरह सफल बनाने के लिए निम्नलिखित चुनौतियों पर ध्यान देना चाहिए। रियल टाइम डेटाबेस दावों की त्वरित जांच के लिए एक राज्य प्रबंधित केंद्रीय डेटाबेस और इंटर ऑपरेशन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी। जागरूकता, फार्मासिटियों और आम भुगताओं को दवा खरीदने से पहले क्यूआर कोड स्कैन कर सत्यापन करने की आदत डालनी होगी। और एमएसएमई पर प्रभाव, छोटे और मध्यम दवा निर्माताओं एमएसएमई के लिए नई पैकेज और तकनीकों आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपना शुरुआती रूप से खींचना या पूर्ण चुनौती हो सकता है। कि मुख्य चुनौतियां, चिंताएं, डेटाबेस की आवश्यकताएं, ये हमने पढ़ लिया है दोस्तों। कि आगे बढ़ते हैं कि डेटा गोपनीयता, नियंत्रण पदार्थों कंट्रोल सब्सटेंस के पर्चों पर डेटाबेस संवेदनशील होता है, जिसके प्रबंधन के लिए फिलहाल सुरक्षित डिजिटल गवर्नेंस लेयर की कमी। संपादकीय निष्कर्ष ने कि यह नया कानूनों को बेहतरीन और लेकिन यह भारत की दवा व्यवस्था को कितना सुरक्षित बनाएगा, यह पूरी तरह से जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन इंप्लीमेंटेशन पर निर्भर करता है। कि इंडियन एक्सप्रेस से ये लिया गया, ये भी संपादकीय न्यूज है दोस्तों। इससे पहले द हिंदू को देख लिया था, जनसत्ता का संपादकीय देख लिया, द हिंदू का संपादकीय देख लिया और इंडियन एक्सप्रेस था, ये संपादकीय 30 जून के। ये आइए जानते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस लिया गया कि एन ओवरहीट यूरोप एंड अंडर प्रिपेयर्ड वर्ल्ड, कि ओवरहीट यूरोप इन अंडर प्रिपेयर्ड वर्ल्ड। आए हैं इंडियन एक्सप्रेस ये संपादकीय न्यूज। यूरोप में भीषण हीट वेव, यूरोप वर्तमान में रिकॉर्ड तौर गर्मी की चपेट में है, जिसके कारण सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, संपादकीय चेतावनी देता है कि जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज अब केवल विकासशील या गरीबी देशों की समस्या नहीं रह गई, बल्कि विकसित पश्चिमी देशों को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। कि मुख्य चिंताएं, बुनियादी ढांचे की कमी, वैश्विक स्तर बुनियादी ढांचा और स्वास्थ्य प्रणाली, हेल्थ केयर सिस्टम इस स्तर की चरम मौसमी घटना, एक्सट्रीम हीट वेदर इवेंट से निपटने के लिए पूरी तरह से अंडर प्रिपेयर तैयार नहीं है। कि यूरोपीय घरों की बनावट, यूरोपीय देशों में अधिकांश बुनियादी ढांचे और इमारतें ऐतिहासिक रूप से ठंड को रोकने और गर्मियों को अंदर बनाए रखने के लिए डिजाइन की गई है, जिसे वहाँ एयर कंडीशनर की कमी है और घरों के भीतर तापमान जानलेवा स्तर तक पहुंच रहा है। मुख्य सुझाव उपाय, उत्सर्जन में कटौती, वैश्विक नेताओं को कार्बन उत्सर्जन, ग्रीन हाउस गैस इमिशन में तत्काल और भारी कटौती करने की आवश्यकता है। कि आपदा प्रबंधन प्रणाली का अपग्रेड, सभी देशों को अपनी आपदा प्रबंधन प्रणाली, डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम और शहरी नियोजन भीषण गर्मी के अनुकूल तुरंत अपग्रेड करना चाहिए। कि ये भी संपादकीय न्यूज है दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया कि 4 ऑफ पीस डील इन वेस्ट एशिया, फर्स्ट प्रोजेक्ट द सीज फायर। कि आई पाते हैं कि संपादकीय पश्चिम एशिया, ईस्ट मिडिल ईस्ट शांति वार्ता और संघर्ष विराम की स्थिति पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री लेख कहता है कि पश्चिमी एशिया में कमी किसी भी अस्थायी शांति समझौते, पीस ऑफ डील तक पहुंचने से पहले वर्तमान सीज फायर संघर्ष विराम को सुरक्षा और उसे बनाए रखना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। चुनौती, कूटनीति वार्ता के बीच जमीनी स्तर पर होने वाली छिटपुट हिंसा पूरे शांति प्रयासों पर पार्टी उतार देती है। निष्कर्ष, वैश्विक मध्यस्थों के दीर्घकालिक राजनीतिक और समाधानों को बस करने से पहले तत्कालीन मोर्चों पर युद्ध रोकने की व्यवस्था को मजबूत करना होगा। दोस्तों ये जनसत्ता से लिया गया, ये भी संपादकीय न्यूज है कि बढ़ती गर्मी से मधुमक्खियों के अस्तित्व पर संकट। आइए इसे इन्वायरमेंट और से जोड़ सकते हैं, एग्रीकल्चर ज्योतिष को बहुत टॉपिक से दोस्तों इस न्यूज को जोड़ सकते हो। आइए बढ़ती गर्मी के कारण मधुमक्खी के अस्तित्व मंडाते संकट के बारे में दिखाया गया कि मुख्य बिंदु देते हैं कि अस्तित्व खतरा, वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से मधुमक्खी आबादी और उनकी परागण या पोलिनेशन क्षमता पर गंभीर असर पड़ रहा है। खेती पर प्रभाव, मधुमक्खियों की संख्या कम होने से फसलों का उत्पादन पूरी तरह व्यवस्था प्रभावित होगी। शोध के मुख्य निष्कर्ष, 55 प्रजातियों का अध्ययन, नेचुरल कम्युनिटी पत्रिका में प्रकाशित एक शोध के अनुसार पूर्व ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली मधुमक्खियों की 55 प्रजातियों का अध्ययन किया गया है। घोंसले का स्थान का महत्व, गर्मी झेलने की क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि मधुमक्खी अपना छत्ता घोंसला कहाँ बनाती है। और जमीन के नीचे रहने वाली मधुमक्खियां बाहरी गर्मी के काफी हद तक सुरक्षित रहती है, क्योंकि मिट्टी तापमान को नियंत्रित करती है। और पेड़ों के तनों या शाखाओं पर रहने वाली ये मधुमक्खियां सीधे बाहरी तापमान और तेज गर्मी के संपर्क में आ जाते हैं, जिससे इन्हें सबसे ज्यादा खतरा होता है। भूमध्य रेखा के पास अधिक खतरा, उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल क्षेत्र में रहने वाली मधुमक्खियां जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील पाई गई हैं। पर्यावरण और दृष्टिकोण के लिए महत्व है। मधुमक्खियां केवल शहद बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि प्रकृति और फसलों के परागण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये कई महत्वपूर्ण पौधों या खाद्य फलों के उत्पादन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। जनसत्ता से ये भी लिया गया दोस्तों न्यूज संपादित, ये भी न्यूज है कि तारीख के चीन दौरे से बड़ी चुनौतियां, चीन की मौजूदगी। आई प्रतिशत न्यूज के बारे में, आया इंटरनेशनल रिलेशन से लिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों। आई प्रतिशत न्यूज के बारे में कि भारत और बांग्लादेश के संबंधों, इंडिया बांग्लादेश रिलेशन, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की हालिया चीन यात्रा में उत्पन्न होने वाले भू राजनीतिक चुनौतियों के बारे में है। कि तारिक रहमान की चीन यात्रा, संयुक्त बयान, चुनौतियां। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान की चीन यात्रा के बाद दोनों देशों ने एक साझा बयान जारी किया है कि जिससे भारत की चिंता बढ़ गई है। मुख्य परियोजना, इस संयुक्त बयान में मोंगला पोर्ट और तीस्ता नदी परियोजना, तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट का विशेष रूप से जिक्र किया है। मोंगला प्रोजेक्ट का मुद्दा, मोंगला बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा समुद्री मार्ग है। चीन की एक कंपनियां चाइना सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन को मोंगला पोर्ट के विकास का ठेका दिया गया है, और जिसे भारत अपने रणनीतिक क्षेत्र के करीब चीन की बढ़ती मौजूद के रूप में देख रहा है। तीस्ता नदी परियोजना, तीस्ता नदी भारत के बहकर बांग्लादेश में जाती है, और इसे जल प्रबंधन और पुनः स्थापन के लिए चीन बड़े पैमाने पर वित्तीय और तकनीकी सहायता देने पर प्रयास कर रहा है। यह परियोजना भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक के बेहद करीब है, जो भारत के लिए सुरक्षा के लिहाज से बहुत बेहद संवेदनशील है। हिंद महासागर में समीकरण और चीन की मौजूदगी, चीन बेल्ट एंड रोड BRI पहल के तहत बांग्लादेश में अपने बुनियादी ढांचों और आर्थिक महत्व को मजबूत कर रहा है, और हिंद महासागर क्षेत्र में बांग्लादेश के खाड़ी में चीन की सक्रियता भारत को रणनीतिक रूप से घेरने की कोशिश के रूप में देखी जा रही है। भारत का विदेशी कर्ज बढ़कर $762.8 अरब है। RBI की आई पढ़ते भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों, इकोनॉमिक से रिलेटेड। भारत के विदेशी कर्ज एक्सटर्नल डेब्ट में हुई वृद्धि पर आधारित है। मुख्य शीर्षक और लेख के प्रमुख बिंदु कि भारत के विदेशी कर्ज बढ़कर $762.8 अरब पहुंचा है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा जारी आंकड़े जीडीपी अनुमान मार्च 2026 के अंत में विदेशी कर्ज का जीडीपी अनुमान बढ़कर 20.8% हो गया, जो एक साल पहले 19.8% था। दीर्घकालिक ऋण एक वर्ष से अधिक परिपक्वता वाला कर्ज $613.5 अरब रहा है। यह पिछले वर्ष की तुलना में $11.6 अरब अधिक है। अब अल्पकालिक ऋण, कुल विदेशी कर्ज में कम अवधि वाले ऋण एक वर्ष तक की हिस्सेदारी बढ़कर 19.0% हो गई, जो मार्च 2025 में
5% थी। मुद्रा घटकों के आधार पर हिस्सेदारी अमेरिकी डॉलर विदेशी कर्ज में सबसे बड़ी हिस्सेदारी अमेरिकी डॉलर मूल्य वर्ग के ऋण की रही 55.5%। अन्य मुद्राएं उसके बाद भारतीय रुपया 29.5%, येन 6.4%, एसडीआर 4.3%, यूरो 3.7% स्थान रहा है। कर्ज के प्रकार विदेशी कर्ज के घटकों में सबसे अधिक हिस्सेदारी ऋण लोन की रही है और 34.7%। इसके बाद मुद्रा जमा 22.3%, व्यापार साख और अग्रिम 19% तथा ऋण प्रतिभूतियों 16.1% का स्थान रहा। ट्रंप ने कहा दोहा में वार्ता आज ईरान का इंकार बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों, ये आईआर से लिया गया। तो दोनों देशों की ओर से कमजोर पड़ते अंतरिम समझौते को बरकरार रखने की कोशिश कि कतर में जब्त की गई 6 अरब डॉलर की संपत्ति से रोक हटेगी। हाइपरटीज न्यूज के बारे में बहुत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के पूर्व के बीच वार्ता और संपत्तियों पर रोक हटने से जुड़ी खबरों की प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है कि समाचारों की मुख्य हेडलाइन से ट्रंप ने कहा दोहा में वार्ता आज ईरान का इंकार, दोनों देशों की ओर से कमजोर पड़ते अंतरिम समझौते बरकरार रखने की कोशिश की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत ब्रायन हुक और जियाद कुशनर दोहा में ईरानी वार्ता के साथ बातचीत करने वाले थे। ये वार्ता दोनों पक्षों के बीच सीधे तौर पर हो रहे संघर्ष और एक दूसरे के खिलाफ हुई गोलाबारी के बाद हो रही, जिनका उद्देश्य युद्ध विराम समझौते को बनाए रखना था। और ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान ने इस बैठक का अनुरोध किया है, और लेकिन ईरान के वरिष्ठ वार्ताकार ने इस बात को पूरी तरह से खंडन किया है कि वार्ता का कोई कार्यक्रम तय है। दूसरी बड़ी हेडलाइन, कतर में जब्त की गई 6 अरब डॉलर की संपत्ति को रोक हटेगी। ईरान के राष्ट्रपति मैसूद पेजेशकियान ने उम्मीद जताई कि ईरान की जब्त की गई 6 अरब डॉलर की संपत्ति को वापस करने पर रोक हटा दी जाएगी, और बयान अमेरिका के साथ बातचीत में आए गतिरोध के बीच आया था। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों का कहना था कि ईरान जब्त की गई संपत्तियों को रोक हटाने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। आपातकालीन एम्बुलेंस सेवाओं के लिए एक समान होगा राष्ट्रीय मानक, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों। इसको GS3 या मेडिसिन के क्षेत्र से लिया गया है कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं हेल्थ से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद CCHFW की 16वीं बैठक के लिए 2 निर्णयों के बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का अध्यक्षता में राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आपातकालीन एम्बुलेंस सेवाओं के लिए समान राष्ट्रीय मानक पूरे देश में आपातकालीन चिकित्सा परिवहन एम्बुलेंस सेवाओं के लिए ऑपरेशनल गाइडलाइंस और नेशनल एम्बुलेंस सर्विस 2026 जारी किए ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक जैसी सुविधा मिल सके। तकनीकी एकीकरण, देश की सभी एम्बुलेंस सेवाओं के एकीकृत आपातकालीन नंबर 122 जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही एम्बुलेंस गाड़ियों को GPS सक्षम बनाया जाएगा और एक सेंट्रलाइज कॉल सेंटर में नियंत्रित किया जाएगा। गुणवत्ता सुरक्षा, सभी एम्बुलेंस वाहनों के लिए EIS 125 सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा, और इसमें चिकित्सा उपकरण, दवाइयां, वाहन का रखरखाव, इमरजेंसी मेडिकल तकनीकी EMT के प्रशिक्षण का एक निश्चित असर तय किया गया है। गोल्डन ओवर पर ध्यान हादसे और आपातकालीन के समय शुरुआती पहले घंटे गोल्डन ओवर के मरीज तुरंत और बेहतर जीवन रक्षक इलाज उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया है कि आरोग्य सेतु 2.0 का शुभारंभ एक मंच पर स्वास्थ्य सुविधा आरोग्य सेतु 2.0 को अब सिर्फ कोविड ट्रैकिंग ऐप से बदलकर एक व्यापक पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड PHR डिजिटल गेटवे के रूप में नया रूप दे दिया गया है कि प्रमुख डिजिटल विशेषता, इसके माध्यम से नागरिक अपना ABHA आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट और स्वास्थ्य रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं। ऐप्स में AI संचालित स्मार्ट हेल्थ डैशबोर्ड, ऑनलाइन OPD पंजीकरण, लैब रिपोर्ट, डॉक्टरों और नजदीकी अस्पताल को खोज जैसी सुविधा शामिल है। इसके साथ आयुष्मान सारथी, व्हाट्सएप चैटबॉट या डिजिटल क्लिनिक, सुश्रुत क्लिनिक, नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज NHCX जैसी डिजिटल प्रणाली को जोड़ा गया है ताकि स्वास्थ्य सेवा, इंश्योरेंस क्लेम और कैशलेस इलाज की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके। सुगम रोड मैप 2030 सुमन रोड मैप 2030 बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने सुमन रोड मैप 2030 का विवेचन किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य कि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है, गर्भवती महिलाओं और नवजातों को सुरक्षित गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। नई दवा से दिल की सेहत होगी मजबूत, ये भी बाइट हेल्थ से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है आज की दिन। आई 25 मिनट के बारे में कि क्रोनिक की हार्ट फेलियर के इलाज के लिए एक नई प्रयोगात्मक दवाएं संभावित रूप से AS01 संबंधित योगी के सफल शुरुआती परीक्षण के बारे में जानकारी दे रही है। स्वीडन के प्रसिद्ध कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन के परिणाम प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल द लासेंट में प्रकाशित हुए हैं। 26 समाचार की जानते हैं कि मुख्य बातें, नई दवा के दिल की सेहत होगी मजबूत, इसमें दिल की धड़कन और मानव शरीर के पूरे एक सिस्टम के वर्चुअल ग्राफिक्स के साथ निम्नलिखित बातें बताई गई हैं कि परीक्षण परिणाम शोधकर्ताओं के हार्ट फेलियर से पीड़ित लगभग 600 मरीजों का इसका अध्ययन किया है। मरीजों को अलग अलग खुराक दी गई है जिससे अनेक दिल की कार्यक्षमता कार्डियोइक आउटपुट में सुधार देखा गया है। इसका दिल की धड़कन का रक्तचाप कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। दवा का वर्तमान में उपलब्ध दवाएं जो दिल की संकुचन को बढ़ाती हैं उनके अक्सर गंभीर दुष्प्रभाव होते हैं, जैसे कि उतालता और रक्तचाप में गिरावट। इसके विपरीत नई दवा बिना नुकसान के दिल की रक्त पंप करने की क्षमता बढ़ाती है। क्रोनिक हार्ट फेलियर क्या है, लेकिन इसलिए इसे स्पष्ट किया गया है कि यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें दिल शरीर की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त रक्त पंप करने में असमर्थ कमजोर हो जाता है। चिकित्सा दृष्टिकोण और सामान्य जानकारी, चूंकि यह जानकारी प्रारंभिक मेडिकल शोध और क्रोनिक हार्ट फेलियर के संबंधित है कि निम्नलिखित सामान्य पहलू क्या समझते हैं कि हार्ट फेलियर संभावित चिकित्सा कारण, चिकित्सा भाषा में दिल की कमजोरी या कार्यक्षमता कम होने के पीछे मुख्य रूप से 3 स्थितियां हो सकती हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज CAD, दिल की मांसपेशियों तक रक्त पहुंचने वाली धमनियां सिकुड़ जाता है। लंबे समय तक उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर दिल की मांसपेशियों को मोटा और कमजोर बना देती है। और कार्डियोमायोपैथी कि दिल की मांसपेशियों की अपनी संरचनात्मक बीमारी, संक्रमण और समान उपचार के विकल्प। हार्ट फेलियर के प्रबंधन के लिए वर्तमान चिकित्सा गलत जगत में मुख्य रूप से इन श्रेणियों के विकल्पों का उपयोग किया जाता है। और दवाएं जैसे ACE इनहिबिटर्स के बीटा ब्लॉक्स और मूत्रवर्धक ड्यूरेटिक्स जो दिल की वर्कलोड कम करती हैं। जीवन शैली का बदलाव, नमक का सेवन सीमित करना चाहिए और नियंत्रित शारीरिक सक्रियता और तरल पदार्थों की मात्रा पर डॉक्टर की सलाह अनुसार नियंत्रण है। मेडिकल उपकरण सर्जरी, गंभीर मामलों के पेसमेकर
ICD इम्प्लांटेशन या कारोबारी बाईपास सर्जरी। आई जानते हैं कि 3 दशक बाद यमुना नदी के पानी पर हरियाणा और राजस्थान के बीच समझौता। आई पढ़ते सुनिए जो बारे में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ दोस्तों। हरियाणा और राजस्थान के बीच 3 दशक पुराने यमुना जल विवाद के ऐतिहासिक समाधान के बारे में है कि ऐतिहासिक समझौता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उपस्थित दोनों राज्यों ने 1994 में यमुना जल समझौते को लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। परियोजना का रुपये मानसून अवधि जुलाई से अक्टूबर के दौरान हथनीकुंड बैरेज के हरियाणा की पश्चिमी यमुना नहर के माध्यम से अतिरिक्त पानी का भूमिगत पाइपलाइनों के जरिए राजस्थान तक पहुंचाया जाएगा और जल आपूर्ति परियोजना के तहत लगभग 580 मिलियन क्यूब मीटर MCM पानी 3 बड़ी भूमिगत पाइपलाइनों के माध्यम से भेजा जाएगा और लाभान्वित क्षेत्र इसे राजस्थान के सूखाग्रस्त इलाकों में जैसे चूरू या सीकर या झुंझुनू शेखावाटी क्षेत्र के साथ साथ हरियाणा के भिवानी और फतेहाबाद के क्षेत्रों में पानी का साफ पानी मिलेगी। सहयोगी नेतृत्व इस बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR और पार्टी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उपस्थित थे। समान वेतन भी बड़ी पेंशन मिलेगी। आई पढ़ते के बारे में कि दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO द्वारा उच्च पेंशन हायर पेंशन के लिए नियमों और गणनाओं को संबंधित है। समान वेतन में बड़ी पेंशन मिलेगी कि लंबी नौकरी पर बढ़ा लाभ रिपोर्ट के अनुसार जो कर्मचारी लंबे समय तक नौकरी में बने रहते हैं उनके पेंशन फंड EPS में भारी बढ़ोतरी होगी। 2 विकल्पों पर विचार। अधिक पेंशन देने के लिए सरकार और EPFO 2 अलग अलग विकल्पों पर विचार कर रहे हैं ताकि पेंशन की गणना को सरल और फायदेमंद बनाया जा सके। UPI से सीधे बैंक खाते में राशि भविष्य निधि PF और पेंशन की राशि को सीधे UPI के माध्यम से बैंक खाते में भेजने की तैयारी चल रही है और पेंशन फंड की गणना तालिका दी गई नौकरी के साल मासिक मूल वेतन और उसे बनने वाले कॉर्पोरेट फंड की दर्शाती है कि नौकरी अवधि पहला दिया कि मूल वेतन 15,000, मासिक पेंशन 21,600 और संचित फंड लाख में दिया गया है कि 22,500 दिया गया है। 16,500 23 ये मूल वेतन दिया 16,500, मासिक पेंशन दिया गया 23,760 और संचित फंड लाखों में दिया 50,500 दिया गया कि ये दिया गया है कि जिसकी मूल वेतन लगभग ये पूरा 18,000, 19,000, 21,000, 35,000, 56,000, 40,000, 1 लाख 2 लाख 3 लाख तक दिया गया है। उसकी ये दिया मासिक पेंशन और संचित फंड लाखों में से इतना दिया गया है। विनिर्माण क्षेत्र के बूते औद्योगिक उत्पादन ने मई में पकड़ी रफ्तार। IIP दर बढ़कर 5.1%। आई 25 न्यूज़ के बाद बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से लिया गया है कि इसको GS के ऑटो जोड़ सकते हो, GS3 और इंडस्ट्री। मई महीने के औद्योगिक उत्पादन IIP के आंकड़ों की जानकारी दी गई। पूरे लेकर मुख्य सारांश नीचे दिए गए हैं कि विनिर्माण क्षेत्र मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बेहतर प्रदर्शन के कारण मई महीने में भारत के औद्योगिक उत्पादन में तेजी आई है और IIP दर बढ़कर 5.1% पर पहुंच गई है, जबकि इसे पिछले महीने यह 4.9% थी। प्रमुख आर्थिक आंकड़े IIP विकास दर मई में सालाना आधार पर 5.1% की वृद्धि। विनिर्माण क्षेत्र इसमें 5.5% मजबूती बढ़ोतरी दर्ज की गई है और बिजली एवं गैस आपूर्ति इस क्षेत्र में 9.9% की भारी बढ़त रही है। जल आपूर्ति सीवरेज एवं कचरा प्रबंधन इस क्षेत्र में 5.5% वृद्धि देखी गई है और खनन और उत्खनन क्षेत्र माइनिंग इस क्षेत्र में गिरावट दर्ज की गई जहाँ पर 1.6% की कमी आई और विभिन्न क्षेत्रों के सूचकांक खनन एवं उत्खनन 112.9, विनिर्माण 122.6, बिजली एवं गैस आपूर्ति की 129.8%, जल आपूर्ति अन्य 145.1 और उद्योग का प्रदर्शन। विनिर्माण क्षेत्र के कुल 23 उद्योगों समूह में से 14 समूह को सकारात्मक वृद्धि देखी गई है और सबसे बेहतरीन प्रदर्शन मोटर वाहन और ट्रेलर सेमी ट्रेलर विनिर्माण उद्योगों में 14.5% वृद्धि हुई है। अन्य मजबूत क्षेत्र विद्युत उपकरण निर्माण में 20.8%, बेसिक मेटल मूल धातु उद्योगों में 4.6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बेअसबी कानून को संशोधित करें। आइए ये भी पॉलिटिक्स रिलेटेड है, इस न्यूज़ के बारे में जानते हैं कि बेअदबी कानून को संशोधित करें। यह खबर पंजाब राज्य में पारित एक एंटी सेक्रेटरीज या बेअदबी कानून से जुड़ी हुई है कि अकाल तख्त का निर्देश सर्वोच्च सिख संस्था श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ने पंजाब सरकार, आम आदमी पार्टी और विपक्षी सिख विधायकों को दबल पर इस कानून में 1 महीने के भीतर संशोधित करने का करार दिया है कि संस्था एवं विपत्ति तवाब शब्दावली के कानून मसौदे इस्तेमाल किए गए तकनीकी शब्दों को परिभाषित जैसे भीड़ की जगह केवल स्वरूप का उपयोग और कस्टोडियन संभालनकर्ताओं से जुड़े हुए हैं। या सिख पंथ ने एतराज जताया है कि अकाल तख्त का मानना है कि धार्मिक ग्रंथों की मर्यादा और कस्टोडियनशिप तय करने का विशेष अधिकार केवल पंथ के पास है और विधानसभा के पास नहीं है। सजा में स्पष्टीकरण कानून के तहत विरोधी करने वाले शासक कस्टोडियन को सजा देने के प्रावधान और दुर्घटना की स्थिति में धर्मग्रंथ को केस प्रॉपर्टी बनाने जैसी व्यवहारिक दिक्कतों को दूर करने की मांग की गई है और कानून का वर्तमान स्वरूप हाल ही में पारित की गई विधेयक के रूप में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी करने पर 10 वर्ष से लेकर उम्र की कई सजा की भारी जुर्माना का शामिल किया गया है। विकसित भारत की नींव बनेगा डाटा। PK मिश्रा। आई 25 न्यूज़ के बारे में डिटेल से प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव PK मिश्रा द्वारा 20वीं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस से यही व्यवस्था से विश्वसनीयता की आवश्यकता। उन्होंने जोर देकर कहा कि शासन व्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये को जिम्मेदारी अपनाने के लिए विश्वसनीय स्तर पर संचालन इंटरपोरेबल डाटा सेट होना बेहद आवश्यक है। डाटा आधारित समान व्यवस्था PM नरेंद्र मोदी दृष्टिकोण के अनुसार शासन भविष्य पूरी तरह से डाटा आधारित निर्णय लेने पर टिका हुआ है। प्रशासनिक डाटा एक राष्ट्रीय संपत्ति डिजिटल क्रांति से देश से बड़े पैमाने पर प्रशासनिक डाटा तैयार हुआ है जिसे विभागों की फाइलों से बाहर निकालकर एक रणनीति राष्ट्रीय संपत्ति स्ट्रेटेजिक नेशनल एसेट के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। इसे सरकारी योजना सही लक्षित लाभार्थियों तक तेजी से पहुंच सकेगी। डेटा सुरक्षा तकनीकी नवाचार की इस दौरे में डेटा गोपनीयता, बाध्यता, सुरक्षा, स्वतंत्रता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए मजबूत संस्थागत ढांचा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बाजार में आज भी 1 रुपये का सिक्का सबसे ताकतवर है। आई 25 न्यूज़ के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमी से रिलेटेड। बाजार में आज भी 1 रुपये का सिक्का सबसे ताकतवर कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI के आंकड़ों के हवाले के बाजार में मौजूद विभिन्न सिक्कों की संख्या उनकी हिस्सेदारी के बारे में बताए गए हैं कि
सांख्यिकी एवं आंकड़े सिक्कों की गणित। भारतीय बाजार में 144.32 अरब सिक्के चलन में है और 1 रुपये का सिक्का सबसे आगे है। भारत में कुछ सिक्कों का 38% हिस्सेदारी अकेले 1 रुपये के सिक्के की है, जिनकी संख्या 55.14 अरब है। कि 2 रुपये का सिक्का दूसरे स्थान पर 2 रुपये के सिक्कों की हिस्सेदारी 26% है, जिसकी संख्या 37.69 अरब है। कि 5 और 10 रुपये के सिक्के 10% हैं, उसी के 16% की हिस्सेदारी है। 20 रुपये के सिक्के 20 रुपये के सिक्कों की संख्या सबसे कम 2.78 अरब या 1.93 है। अन्य महत्वपूर्ण बातें, चलन से बाहर हुए सिक्के 25 पैसे या 54 या 50 पैसे या 18 के सिक्के अब बाजार में व्यावहारिक रूप से लेने के लिए इस्तेमाल नहीं होते हैं। डिजिटल भुगतान का असर, मोबाइल और ऑनलाइन पेमेंट यूपीआई बढ़ने के बावजूद जमीनी स्तर पर या छोटे लेनदेन और रोजमर्रा के व्यापार में सिक्कों की पकड़ अभी मजबूत बनी हुई है। कि 30 जून 2026 की दो मुख्य सरकारी और पीआईबी से लिया गया दोस्तों न्यूज है कि आज दोती हैं कि आज की पीआईबी की न्यूज की ग्राम सभा राष्ट्रीय अध्ययन की रिपोर्ट है कि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा यह पॉलिटिक्स लिया गया राष्ट्रीय अध्ययन रिपोर्ट में जारी की गई है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में ग्राम सभाओं नागरिकों की कम भागीदारी है, लो पार्टिसिपेट के कारण यह अध्ययन तैयार किया गया है कि उद्देश्य इस मुख्य उद्देश्य पर स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना और ग्रामीण स्तर पर आम नागरिकों की भागीदारी को अधिक सक्रिय बनाना। तो कागजी नोट बंद होने की खबर पर पीआईबी का बड़ा फैक्ट चेक। वायरल अफवाह, सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप एक अफवाह फैलाई जा रही है। 30 जून 2026 भारतीय रिजर्व बैंक देश के सभी कागजी नोट या 100 या 200 या 500 बंद कर उनकी जगह प्लास्टिक या पॉलीमर नोट जारी करने जा रहा है। इस सच्चाई क्या पीआईबी फैक्ट टीम ने स्पष्ट किया है कि यह दावा पूरी तरह से फर्जी है, फेक है। आरबीआई ने कागजी नोटों को बंद करने या बदलने का ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया। आपके वर्तमान में कागजी नोट पूरी तरह से वैध है। भारत सरकार पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी फैक्ट चेक ने पुष्टि किया कि भारतीय रिजर्व बैंक 22 जून 2026 तक कागजी नोटों को बंद करने का दावा पूरी तरह से फर्जी है। कि सोशल मीडिया पर वायरल भ्रामक संदेशों को खारिज करते हुए सरकार ने स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए कि इसकी पूरी जानकारी निम्नलिखित है कि आधिकारिक स्पष्टीकरण की मुख्य बातें कि दावा पूरी तरह से फर्जी है। सरकार या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 30 जून 2026 को वर्तमान कागजी नोटों को वापस लेने या चलन से बाहर करने का कोई योजना नहीं है। पुराने नोटों को पूरी तरह मान्य है। आपके पास मौजूद सभी मूल्य वर्ग जैसे 10, 20, 50, 100, 500 रुपये पुराने कागजी नोट पहले से पूरी तरह से वैलिड है, लीगल टेंडर बने रहेंगे। प्लास्टिक पॉलीमर नोटों की सच्चाई, हालांकि आरबीआई पॉलीमर नोटों को पेश करने के प्रस्ताव बेहद शुरुआती और प्रीलिमिनरी में विचार कर रहा है, लेकिन इसे लागू करने की कोई तारीख तय नहीं की गई है और नागरिक के लिए जरूरी सावधानी, भ्रामक संदेशों को आगे न बढ़ाएं। व्हाट्सएप या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किए जा रहे किसी भी सत्यापित वीडियो या संदेश को पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि की गई बैंकिंग, करेंसी या किसी भी जानकारी नीतियों से जुड़े वित्तीय जानकारी की पुष्टि केवल आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट या पीआईबी फैक्ट चेक से आधिकारिक एक्स हैंडल से ही करें। बहुत ही आज की न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। आज की मंथली न्यूज आज इस चैनल पर आने वाली है कि मंथली न्यूज आज जून की पूरी मंथली न्यूज आज इस चैनल पर आएगी। आज थैंक यू दोस्तों, आज तक इतना ही। थैंक